नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहली इंट्रो वीडियो के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल को फॉर्मेट को समझने का प्रयास करते हैं। रटना नहीं है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो डेबिट के अंदर क्या होगा, डेबिट के अंदर क्या होगा, डेबिट के अंदर होंगे सारे खर्चे, क्योंकि सारे खर्चे, क्योंकि देखो हमें निकालना प्रॉफिट लॉस है, तो या तो हमें एक्सपेंस और इनकम चाहिए होगी, तो सारे खर्चे डेबिट होंगे, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। और सारी इनकम हमारी क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्टार्टिंग में हमने सीखा था मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। उस मैचिंग कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो समझना ये फॉर्मेट कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, कि जो इनकम आप कमा रहे हो, जो इनकम आप देखो मेरे हाथ देख रहे हो, जो भी इनकम है, जो भी इनकम आप कमा रहे हो, उस इनकम को कमाने में जो भी आपने खर्चे करे होंगे, जो भी आपने खर्चे करे होंगे, क्लियर है, कि जिन खर्चों की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इनकम कमाने का तुम्हें मौका मिल रहा है, वही खर्चे यहाँ दिखेंगे। दैट इज इनकम और एक्सपेंस का चाहिए शुड बी मैच। और वो इनकम एक्सपेंस आपस में मैच किस वजह से करते थे, क्योंकि हम दो कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। एक तो हम फॉलो करते थे कौन सा, एक्रूअल, और एक हम फॉलो करते थे कौन सा, पीरियोडिक अकाउंटिंग, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हम दो कॉन्सेप्ट को पूरा करते थे, क्लियर ही नहीं है। एक्रूअल क्या कहता था, कि जिस ईयर की इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है पूरे साल भर का एक खाता, पूरे 12 महीने का एक खाता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट मान लेता हूँ, यहाँ पर तुमने डेट लिख रखी है 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 का मतलब समझते हो, 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक, यानी कि 12 महीने, ये 12 महीने, ये 12 मंथ, ये 12 महीनों का खाता है तुम्हारे। कितने महीनों का मेरे बेटा जी, ये 12 महीनों का खाता है, 12 महीनों का खाता। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, ठीक है, तो यानी कि इन 12 महीनों की आप 12, ये देखो पीरियोडिसिटी, इन्हीं 12 महीनों की पीरियोडिसिटी कैसे फॉलो होता था, इन्हीं 12 महीनों की इनकम दिखाओगे, इन्हीं 12 महीनों के खर्चे दिखाओगे। और किस बेस पे दिखाओगे, अकाउंटिंग बेस, एक्रूअल बेस होना चाहिए। कौन सा बेस, एक्रूअल बेस, यानी कि इनकम आई या नहीं आई, इन्हीं 12 महीनों की है, दिखा डाल दिखा डाल दिखा डाल। अगले पिछले महीनों की, अगले पिछले सालों से मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हीं 12 महीनों की इनकम दिखा, चाहे आई हो या ना आई हो, इन्हीं 12 महीनों के खर्चे हैं, चाहे दिए हो या ना दिए हो, इन्हीं 12 महीनों के दिखा डाल। अगले पिछले सालों से कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ 12 महीने पकड़ लिए, जिस थाली को पकड़ लिया उसी थाली की इनकम, उस थाली के खर्चे दिखाने हैं। यानी कि 12 महीनों के खर्चे, 12 महीनों की इनकम ऑन एक्रूअल बेस, चाहे आया हो ना आया हो, गया हो ना गया हो, इन्हीं 12 महीने से कनेक्टेड है। जिस साल का ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो उन्हीं सालों के ही दिखाओगे। आ जाओ, अब इसमें दो माले आते हैं मेरे बेटा, दो माले मैं ऑटोमेटिक अपने आप कर देता हूँ। यहाँ पर एक माला ये होगा और एक माला नीचे आता है। जो ऊपर वाला माला होता है ना बेटा, ऊपर वाले माले का नाम होता है मेरे बेटे ट्रेडिंग माला। ठीक है ना, पहले आता है ट्रेडिंग, ये ऊपर ट्रेडिंग वाला मामला है, और नीचे जो है ना, नीचे वाला मामला ये है पीएनएल वाला मामला। ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो पहले ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट लिखते हैं, आ जाओ, ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट यहां लिखेंगे हम। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखा जाता है, टोटल परचेजेस, टू टोटल परचेज, या परचेजेस ले सकते हो। टोटल परचेज में आता है तुम्हारा कैश और क्रेडिट, दोनों परचेज आती है। इसमें से तुम लेस करते हो परचेज रिटर्न, क्या लेस करते हो, परचेज रिटर्न। जब आप ना मेरे बेटा रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं हम, जब इसमें से लेस करते हो ना, तो तुम्हारा नेट परचेज निकलता है। फिर यहाँ पे लिखाए जाते हैं मेरे बेटे डायरेक्ट खर्चे, क्या दिखाए जाते हैं मेरे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताऊंगा क्या होते हैं, डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप दिखाते हो टोटल सेल, आप टोटल सेल लिख लो, खाली सेल लिख लो। सेल में से लेस करते हो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हो, तो तुम्हारी नेट सेल निकल कर आती है वो। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट आ जाती है, यहाँ पर ये वाली अमाउंट आ जाती है, ये वाली अमाउंट यहाँ, ये वाली अमाउंट यहाँ, ये वाली अमाउंट यहाँ, है ना। और यहाँ पे आपके दिखाए जाते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिखाया जाता है मेरे बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, यानी कि इसकी अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, ये माइनस हो रहा है।
ठीक है ना, और ये अमाउंट यहाँ दिखाई जाती है। इतना करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है मेरे बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या आता है मेरे बच्चा लोग, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, या यहाँ आता है ग्रॉस लॉस सीडी। बात क्लियर हो गई। ये मैंने अभी ना कुछ समझाया नहीं है, समझ लो, रटवाया है। चलो अब इधर देखना, मैं तुम्हें समझाने वाले गणित की तरफ आगे बढ़ता हूँ। पन्ना पलट रहा हूँ, पन्ना पलट के समझाने का प्रयास है मेरा। जरा देखना, मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मेरे बेटा जी। ये फॉर्मूला कक्षा 12वीं में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले का नाम है COGS। COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज, क्लियर है, प्लस डायरेक्ट खर्चे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात क्लियर हो गई। अब जरा इस कहानी को समझने का प्रयास करना। ठीक है, सपोज एग्जांपल की बात करके चलते हैं, कनक। ठीक है, कनक जो थी संडे का दिन था, जैसे कल संडे आने वाला है तो संडे का दिन था। ठीक है, संडे के दिन अपने घर में सो रही थी, मम्मी को जाना था मार्केट, तो मम्मी बिना खाना बनाए चली गई, बट उसके तकिए के नीचे 112 रुपए रख के चली गई। कितने रुपए मेरे बेटा, 112 रुपए रख के चली गई। ठीक है ना, किसकी मम्मी, कनक की मम्मी। ठीक है ना, 112 रुपए। ठीक है, अब हुआ क्या, कनक सो के उठी, उनने बोला मम्मी 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 मम्मी, मम्मी तो आई नहीं, मम्मी तो मार्केट चली गई है, मम्मी को काम था क्योंकि मार्केट में। तो भैया हुआ क्या, मम्मी कहाँ हूँ, चलो उठी कनक, अरे भूख लग रही है क्या करूँ, अभी तो निकाला नहीं है, खाने की पड़ी है उसे, क्लियर है। ठीक है, मम्मी मम्मी खाना खाना, मम्मी है ही नहीं। अब भैया किचन में गई, क्या करूँ, खाना भी नहीं बना हुआ। इन्हें देखा भैया क्या बन सकते 2 मिनट में, मैगी। तो भैया वो किचन में गई, देखा मैगी के कितने पैकेट है, 2 पैकेट है मैगी के। कितने पैकेट है, 2। तो कनक ने सोचा, अरे यार इन 2 पैकेटों में मेरा क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना, तो भैया उन्हें तकिया देखा, तकिए के नीचे थे 112 रुपए, 12 रुपए का एक पैकेट आता है। ठीक है ना, तो बताइए, ठीक है ना, 112 रुपए, 12 नहीं, 112 नहीं मेरा, मैंने गलत लिख दिया, 120 रुपए मम्मी देके गई। कितने रुपए, 120 रुपए देके गई थी मम्मी तकिए के नीचे। ठीक है ना, तो 120 रुपए जैसे उसे निकाले, अरे वाह 10 पैकेट आ जाएंगे मैगी के। मैं गई कनक दुकानदार के पास, और दुकानदार से पूछने लगी, भैया 10 पैकेट दे दो। 120 रुपए दिए, उसे दुकानदार से 10 पैकेट ले लिए। अब बताओ, कनक के पास पहले से कितने पैकेट थे, 2 पैकेट थे। कितने पैकेट खरीदे, 10 खरीदे। अब 12 पैकेट हो गए, नहीं हो गए उसके पास, हाँ जी सर, 2 थे, 10 लाई, 12 हो गए। अब भैया कनक घर पे आई, कनक ने देखा, यार मैं ना सारे पैकेट नहीं बनाती, अगर मैं नहीं खा, हालांकि मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मैं खा लूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं खा पाई तो मैं क्या करूंगी। ठीक है ना, तो कनक ने सोचा, यार मम्मी के चप्पल वप्पड़ न लगा दे, कहीं मुंह पे हैप्टा ना आ जाए चप्पल का। क्लियर है, नहीं है, तो भैया एक काम करती हूँ मैं एक काम करती हूँ, मैं मैगी के पैकेट अपने अकॉर्डिंग बना बुना के खा लेती हूँ। अब उसने अपने अकॉर्डिंग बनाए बुने खाए, लेकिन बनाए बुने खाए के बाद भी उसके पास कितने पैकेट बच रहे हैं, 4 पैकेट अभी बच रहा है, 4 पैकेट अभी बच रहा है। तो इब्रा बताइए, री इब्रा बेटा बताओ, कितने पैकेट हजम कर गई, सर 8। एक, 8। 8। 8, 8, 8 पैकेट कनक की बच्ची खत्म कर गई। शर्म नहीं आ रही, देख रहे हो आप उस लड़की को, बिल्कुल भी। ठीक है ना, अब ये सोचो, अगर हमारी दुकान होती, हमारी दुकान में पहले से कितने पैकेट थे, सपोज 2 पैकेट थे, हमने कितने पैकेट खरीदे, 10 पैकेट खरीदे, और कितने बच रहे हैं हमारी दुकान में, साल के एंड में कितने पैकेट बच रहे हैं, क्लोजिंग साल के एंड में 4 पैकेट बच रहे हैं, यानी कि 8 पैकेट कहाँ गए, सोल्ड। हमने अपनी दुकान से 8 पैकेट बेच डाले। आओ, ये तो मैंने छोटी सा एग्जांपल लिया मैगी का, यूनिट का। ऐसे ही मैं एक बात करता हूँ, हमारी दुकान में पहले से 1 लाख रुपए के पैकेट थे, नेट परचेज
10 लाख रुपए के हमने पैकेट खरीदे, प्लस 10 लाख के पैकेट खरीदने में हमने 2 लाख का खर्चा किया, तो पैकेट 10 और 2 12 लाख के पड़े हैं, माइनस अभी हमारे पास 4 लाख के पैकेट बच रहे हैं। बोलो हाँ या ना। 1 लाख के थे, 10 और 2 12 लाख के खरीदे खर्चे समेत, तो 13 लाख के पैकेट हो गए। 13 में 4 लाख के बच रहे हैं, यानी कि ये 9 लाख रुपए, 13 में से 4 बचे रहे, तो 9 लाख रुपए के पैकेट कहाँ गए? ये मेरी पेट की आवाज थी। क्लियर है? ये पैकेट हम खा गए, ठीक है ना, मतलब बेच डाला हमने। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जो सामान तुमने बेच दिया, गुड सोल्ड जो बेच दिया, वो तुम्हें कितने का पड़ा था? कॉस्ट, यानी कि तुम्हारी लागत कितनी बड़ी थी? तुम्हारी जेब से कितने का गया था रुपया? बोलो हाँ या ना। क्योंकि बेचने से पहले खरीदोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले खरीदा कितने का तुमने? जो बेच दिया 9 लाख का खरीदा, अब के 9 लाख का माल 9 लाख में बेच दोगे? नहीं, तुमने 9 लाख का माल सपोज कितने बेचा? 15 लाख में बेचा, इसे तुम बोलते हो सेल। सेल। और देखो, जब 15 में से 9 निकलता है ना, तो बचता है तुम्हारा प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8। नहीं नहीं 8 नहीं, 7। नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, 6। ये 6 लाख का प्रॉफिट। क्लियर है ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब देखो, यानी कि इधर देखना, इस फॉर्मूले को याद कर लो सही बच्चे। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, याद हो गया? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग। क्लियर है? अब देखो, इसी फॉर्मूले को यहाँ निहारते रहना, यहाँ निहारते रहना। देखो, ओपनिंग, देखो डेबिट साइड में ओपनिंग प्लस परचेज, देखो परचेज दिख गया, प्लस डायरेक्ट खर्चे दिख गए, ठीक है ना, ओपनिंग प्लस परचेज। और देखो अपोजिट में क्रेडिट, अपोजिट में माइनस क्लोजिंग, तो जो एक साइड में वो सारे प्लस हो रहे हैं, देखो ये सब प्लस हो गए। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे, अपोजिट माइनस क्लोजिंग। क्लियर ही नहीं है? तो बेटा देखो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? ये बन गई नली, नली। ये बन गई तमंचा, तमंचा। तमंचा समझते हो? बंदूक। ये बन गया तमंचा, बंदूक। और हम करेंगे तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, ठाई ठाई ठाई। तमंचा बन गया। और तमंचे का नाम क्या है बताओ ना, तमंचे का नाम क्या है? COGS। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है? अब देखो, अगर तुम्हारी सेल 15 लाख की थी, सीओजीएस ऑटोमेटिक कितने का निकल रहा है? 9 का निकल रहा है। तो देख लो मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि 15 लाख कमाने के लिए तुमने जेब से कितना खर्च किया? 9। 15 कमाने के लिए 9 खर्च किया, तो बचाया कितना तुमने? दैट इज जीपी, 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। अगर 9 का माल 8 में बिकता ना, तो ऑब्वियस बात है 9 में से 8 जाते, 1 लाख का लॉस बच जाता अपने आप। बोलो बच्चे लोग, आया नहीं आया? यस सर, आ गया। मजे से आ गए? मजे से बोल इब्रा। यस सर। अब देखो, ये जो लॉस है ना, इसे ग्रॉस लॉस को ग्रॉस लॉस, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? ग्रॉस का मतलब होता है इनकम्प्लीट प्रॉफिट या इनकम्प्लीट लॉस। इसे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं पता है? ट्रेडिंग, परचेज, देखो परचेज और सेल से, सिर्फ परचेज और सेल से, परचेज और सेल से, सिर्फ ट्रेडिंग करने से, सिर्फ ट्रेडिंग करने से क्या कमाया? प्रॉफिट या लॉस? ये है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? दैट इज, यहां से जो प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो इनकम्प्लीट होता है, ग्रॉस होता है। ग्रॉस यानी कि इनकम्प्लीट। अब हमें क्या करना है? कंप्लीट। कैसे करोगे? ग्रॉस लॉस को पीएनएल में ले आओ, ट्रेडिंग तो लाके पीएनएल में ले आओ। लो जी, अगर लॉस है तो यहाँ, और प्रॉफिट है तो यहाँ, यहाँ ले आओ, यहाँ, यहाँ। लो जी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लियर है बच्चे? यहाँ टपक ला दिए, टपका दिए, टपका दिए। बोलो जी, अब इसमें तुम क्या करोगे? इसमें तुम करोगे फर्दर इनकम ऐड, फर्दर इनकम ऐड, ठीक है ना, मतलब इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। भैया डायरेक्ट इनकम भी तो होगी। हाँ, डायरेक्ट इनकम का मतलब ही सेल होता है, मतलब वो इनकम
जो हमारे मेन बिजनेस से हो रही है। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है ना, तो मैं जो फीस कलेक्ट करता हूँ दैट इज माय डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, शेयर कैपिटल के अंदर पैसा, शेयर के अंदर पैसा लगा रखा है, मैंने LIC लगा रखी है, RD लगा रखी है, FD लगा रखी है, तो वो कहलाती है मेरी इनडायरेक्ट इनकम। मतलब मेरे मेन धंधे की इनकम डायरेक्ट इनकम होती है, और नॉर्मली धंधों में सेल होती है। और उसके अलावा जो भी इनकम होगी, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कुछ भी, वो दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है? और यहाँ लिखते हो तुम क्या, इनडायरेक्ट खर्चे। तो भैया फर्दर इनकम ऐड करके, फर्दर खर्चे लेस करके। इनडायरेक्ट खर्चों में तुम्हारे ज्यादातर खर्चे कौन से आते हैं, मैं बता देता हूँ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे, सेल वाले खर्चे। अब इनको तुम भैया ऐड करके या लेस करके, तुम्हारे यहाँ पे जो निकलता है ना अमाउंट, वो निकलता है या तो नेट प्रॉफिट, या यहाँ आएगा तो नेट लॉस, जैसे मैंने बताया। क्लियर है? और भैया ये टोटल और ये टोटल, और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किसको दोगे, ये कंप्लीट है। नेट का मतलब होता है कंप्लीट, ये मालिक को दे दोगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे नीचे की तरफ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये तो मैंने बता दिया। बस मुझे एक चीज बतानी है मेरे बच्चे, डायरेक्ट खर्चों के बारे में। आ जाओ, डायरेक्ट खर्चों के बारे में यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं। क्या डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? देखो जी, हालांकि ये शब्द आपको 12वीं में भी काम आने वाले हैं। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेजेस। मतलब गुड्स को परचेज करने में जो भी तुम खर्चा किए हो, वो सब यहाँ यहाँ आएगा। यहाँ जो भी तुम परचेज करने में खर्चे किए हो ना, वो सब यहाँ आएंगे। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे, फैक्ट्री से कनेक्टेड खर्चे, सब यहाँ आएंगे। यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्लियर है? ये नहीं है, वो सब यहाँ आने वाले। एग्जांपल दूं, जैसे कि वेजेस फैक्ट्री के अंदर पे किया जाता है, कैरिज इनवर्ड, देख लो जी, कैरिज इनवर्ड ये डायरेक्ट खर्चा है, सामान को भाड़ा, किराया भाड़ा लाने में। फ्रेट इनवर्ड, सामान को लाने में। अगर ये आउटवर्ड होता ना, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा होता और ये P&L में जाता। अगर खाली कैरिज और फ्रेट भी लिखा हुआ मिल जाए ना, तो उसे इनवर्ड ही मानना। सुन लो, अगर कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड लिखा है, तो ये डायरेक्ट है ही। अगर आउटवर्ड लिखा है, कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, तो ये इनडायरेक्ट है, P&L में जाएगा नीचे की तरफ। और खाली कैरिज फ्रेट लिखा ना, खाली कैरिज फ्रेट, तो भी आप उसे इनवर्ड की तरह ही ट्रीट करना। क्लियर है? जे और फैक्ट्री में क्या यूज होता है, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, हीटिंग, कूलिंग, वाटर, वाटर के एक्सपेंस भी होते हैं यहाँ पर। क्लियर? एक बात और बताऊं, कई बार होता है कि हम माल ना बाहर से मंगाते हैं, तो बाहर से मंगाने में हमें कई बार इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। मंगवाने में परचेज से रिलेटेड जो इंश्योरेंस के एक्सपेंस होते हैं, वो सब यहाँ आते। यहाँ ये मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल लिख दिया जो तुम्हें रिपीटली मिल रहे हैं। क्लियर ही नहीं है? बट इतना समझ लेना, मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ खर्चे यहीं आ जाते हैं। बस कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो यहाँ आते हैं। बात क्लियर हो गई? ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है किसका, ट्रेडिंग एंड P&L का। थोड़ा सा मैं बैलेंस शीट के बारे में भी आपको बता ही देते हैं। देखो जी, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है बड़ा आसान फॉर्मेट है। बैलेंस शीट हमेशा एक दिन की बनती है, हमेशा एक दिन की। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एज एट, जैसे मैंने बार एग्जांपल लिया था 31 मार्च 2020। ठीक है? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर है? तो हमने ये दो अमाउंट ले रखी है।
अब देखो, कहने को तो यहाँ एसेट्स वगैरह आ जाती हैं, कहने को तो यहाँ लायबिलिटी वगैरह आ जाती है, और मैं सच बता के चलूँ तो आपको इतना डीपली इसको फॉलो नहीं करना है। बस आपका जो मेन मेहनत है वो बैलेंस शीट को टोटल कराने में मेहनत करनी है। बट बैलेंस शीट को बनाने के भी दो रूल होते हैं, इधर दो परिभाषाएं होती हैं, दो बातों को, दो टर्म्स होती हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, और 12th में तो इन चीजों को फॉलो ही करना पड़ता है। एक वर्ड आता है यहाँ पर मार्शलिंग, मार्शलिंग, और एक आता है, ठीक है ना, मार्शलिंग, ग्रुपिंग और मार्शलिंग, ठीक है ना, ग्रुपिंग और मार्शलिंग। देखो, ग्रुपिंग का तो मतलब ये होता है कि बेसिकली सेम ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, ग्रुपिंग का होता है कि सेम नेचर की जो एसेट्स है उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। जैसे मैं आपको बता के चलूँ, जब आप पढ़ोगे ना तो करंट एसेट की एक हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट की एक हेडिंग होती है, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट एसेट के अंदर एक हेडिंग आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वहाँ पे कैश और बैंक दिखाया जाता है। एक आती है कि करंट इन्वेस्टमेंट, वहाँ छोटी मोटी सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट दिखा दी जाती है। एक आता है इन्वेंट्री, वहाँ स्टॉक दिखाया जाता है। मतलब सेम नेचर की एसेट एक जगह इकट्ठी हो जाती है। नॉन करंट एसेट के अंदर एक हेडिंग आती है फिक्स एसेट की, फिर फिक्स एसेट के अंदर एक हेडिंग आती है टेंजिबल की, तो वहां पे सारी टेंजिबल एसेट दिखाई जाती है। इंटेंजिबल की अलग हेडिंग आती है, वहां सारी इंटेंजिबल एसेट दिखाई जाती है। मतलब समझ रहे हो, सेम नेचर की एसेट का एक ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग कहता है मैंने। मार्शलिंग, ग्रुपिंग, ये क्लियर हो गया। ग्रुपिंग सेम नेचर की एसेट का एक ग्रुप में डाल देना, मतलब ये ना हो कि इंटेंजिबल बिगड़ी बिगड़ी डोल रही है, ये टेंजिबल बिगड़ी बिगड़ी, सारी टेंजिबल एक जगह मिलेंगी, सारी इंटेंजिबल एक जगह मिलेंगी, सारी करंट एक जगह मिलेंगी, सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक जगह मिलेगी, सारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक जगह मिलेगी, सब कुछ ग्रुप बन जाएगा अलग अलग। ऐसे लाइबिलिटीज के अंदर भी होता है। लेकिन मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब एसेट्स और लाइबिलिटी को अरेंज करना है। अब एसेट और लाइबिलिटी को अरेंज करने के दो तरीके होते हैं मेरे बेटे जी। कितने तरीके होते हैं मेरे बेटे? दो। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। आप जब परमानेंस, क्लियर है, परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, आप जब 12th में पढ़ोगे ना तो आपको फॉर्मेट बताया जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हालांकि आप देखना, मैं आज के दिन ही एक वीडियो तो अपलोड कर चुका हूँ पीएनएल अकाउंट को भी लेके, और आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा 12th की बैलेंस शीट को लेके। आपके कोर्स की मतलब की नहीं है, बट 12th में बता रहा हूँ। आप इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है वो 12th के अंदर एप्लीकेबल है। मतलब एक तरीके एक दूसरे के अपोजिट है दोनों। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है कि पहले उन एसेट्स को दिखाया जाता है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगी। यानी कि आप ये मानो कि इसके अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग पहले करंट एसेट दिखाई जाती है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगी, मतलब करंट एसेट में भी वो एसेट जो कैश है एकदम जल्दी कन्वर्ट होने वाला है, और फिर दिखाया जाता है नॉन करंट एसेट। ये लिक्विडिटी कहता है, लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, क्लियर है। जबकि इन ऑर्डर परमानेंस क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है। मतलब पहले वो दिखाओ जो कैश के करीब नहीं है, मतलब जिन्हें बहुत जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट करने वाले नहीं हो, जो लंबे समय तक यूज होंगी एसेट। और करंट एसेट वो होती है जो जल्दी खत्म होगी, मतलब लिक्विडिटी के करीब होती है। मतलब जो एसेट पैसों के करीब है उन्हें पहले दिखा दो, और जो पैसों से दूर है उन्हें बाद में दिखाओ। इसका मतलब ये है। और इसका उल्टा कर दो तो परमानेंस है, मतलब पहले परमानेंट एसेट दिखाओ दैट इज नॉन करंट एसेट, और फिर इनपरमानेंट जो जल्दी बदलती रहती है दैट इज करंट एसेट। बात क्लियर हो रही है? ऐसे यहाँ पर पहले वो कर लिक्विडिटी क्या कहता है, पहले वो कर लिबिलिटी दिखाओ जिन्हें तुम जल्दी खत्म करोगे, और जो देर में खत्म होंगी उन्हें बाद में दिखाना। क्लियर ही नहीं है जी? परमानेंस क्या कहता है, लंबी और छोटी लाइबिलिटी, मतलब पहले जो परमानेंट लाइबिलिटी जो लंबे समय तक चलेगी उन्हें पहले दिखाओ, और करंट लायबिलिटी को बाद में दिखाओ, मतलब उल्टा फॉर्मेट है बिल्कुल। क्लियर है? ये दो बातें हैं जो तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी मुझे बता दीजिए आपको आया या नहीं आया। इब्रा बताएं। यस सर आ गया। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।